बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्राम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज से हम लोग लेक्चरर बायोलॉजी के लिए, एसएसटी बायोलॉजी के लिए और इसके अलावा टीजीटी बायोलॉजी के लिए या लेक्चरर ज़ूलॉजी के लिए जो भी एस्पायरेंट तैयारी करना चाहते हैं तो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें 9th क्लास की बायोलॉजी, 10th की, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की और उसके अलावा मिलर आर्ले और हिकमैन तक तमाम लेक्चर सीरीज है वो हम कवर करेंगे। तो ये न्यू सिलेबस, पहले तो लेक्चर तैयार किए हुए थे हम लोगों ने जो कि पुरानी बायोलॉजी में थे जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का पुराना ओल्ड कोर्स था और 9th-10th का भी जो ओल्ड कोर्स था वो सारा का सारा कवर्ड था। अब क्योंकि न्यू बुक्स आई हैं 9th की भी और फर्स्ट ईयर की भी, तो सबसे पहले हम 9th और फर्स्ट ईयर की ये बुक स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर चैप्टर वाइज हम ईच एंड एवरीथिंग है वो डिस्कस करेंगे। पीपीटी भी इसकी बना सकते थे, लेकिन पीपीटी क्यों नहीं बना रहे हम लोग। पीपीटी में कोई ना कोई लाइन है टेक्स्ट बुक की रह जाती है और उसमें से एमसीक्यूज आने के भी चांसेस बन सकते हैं। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन है वो डिस्कस करें, ताकि कोई शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन है या कोई एमसीक्यूज है या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मिस ना हो। फर्स्ट ईयर का भी और 9th का इसी तरीके से एक फर्स्ट ईयर का चैप्टर हुआ करेगा और एक 9th क्लास का चैप्टर हुआ करेगा और इंशाल्लाह एक तरतीब से के साथ इसकी डिस्कशन करेंगे। तो कोई भी एस्पायरेंट जो कि लेक्चरर बायोलॉजी की या लेक्चरर ज़ूलॉजी की, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी और ज़ूलॉजी की, एसएसटी की, टीजीटी की, बायोलॉजी से रेलिवेंट कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं 9th-10th के या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के या इसके अलावा एनएमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, तो सब के लिए ये लेक्चर सीरीज इंपॉर्टेंट होगी। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने फेलोज के साथ भी शेयर करें और चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो या जॉब से रेलिवेंट वीडियो वो आप लोगों को मिलती रहे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। तो हर चैप्टर, जो बड़ा चैप्टर होगा उसको हम 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जो छोटे चैप्टर होंगे उसको हम एक ही लेक्चर के अंदर कवर करेंगे और हर लाइन इसके अंदर कवर होगी, हर पॉइंट इसके अंदर कवर होगा। तो इन चीज़ों को गौर से सुनिएगा। इस लेक्चर सीरीज को अगर आप लोग गौर से सुन लेते हैं तो बायोलॉजी से रेलिवेंट कोई भी एग्जाम होगा तो वो आप आसानी से कवर कर लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये बायोलॉजी का न्यू सिलेबस जो कि आया है 9th क्लास की बायोलॉजी का, तो यहां से स्टार्ट लेते हैं। इसके अंदर बेटा अगर देखें तो टोटल 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है, बल्कि 11 चैप्टर्स हैं। न्यू बायोलॉजी के अंदर 11 चैप्टर्स हैं। पहले 9 चैप्टर थे, अब 11 चैप्टर्स हैं। और उनमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, जिसमें बायोलॉजी के ब्रांचेस वगैरह हैं। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी से रेलिवेंट है, देन सेल और उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन से रेलिवेंट है, फिर सेल साइकिल है, फिर टिश्यूज एंड ऑर्गन सिस्टम्स हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ये काफ़ी एडवांस लेवल का है, एंजाइम्स, बायोएनर्जेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी का पूरे का पूरा पोर्शन इसके अंदर मौजूद है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, और बायोस्टैटिक्स जो कि पहले छोटी क्लासेस में एफएससी लेवल तक मौजूद नहीं थी, वो अब 9th क्लास में इंक्लूड कर दी गई है। बाद में बच्चों को बड़ी परेशानी होती है इसमें कि बायोस्टैट उनको समझ ही नहीं लगती थी, जाके बीएस में पढ़ते थे, पहली बार बायोस्टैट का नाम ही पहली बार सुनते थे। तो अब ये 9th क्लास से ये पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ। फर्स्ट चैप्टर क्या चीज़ है? द साइंस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी है क्या चीज़, साइंस क्या चीज़ है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले साइंस होती क्या चीज़ है? बेटा हमारे इर्द गिर्द दुनिया के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसको हम एक सिस्टमेटिक वे में नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करें। नेचुरल वर्ल्ड को सिस्टमेटिक वे में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए स्टडी करना क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। साइंस क्या चीज़ असल तौर पर? स्टडी ऑफ नेचर है। नेचर के अंदर जो जो चीज़ मौजूद है उसकी सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करें, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें और तजर्बात करें, चीज़ें अखज़ करें कि हमारी दुनिया के अंदर, पूरी कायनात के अंदर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। इन तमाम स्टडी ऑफ नेचर जो है, इस चीज़ की स्टडी को हम लोग क्या कह देते हैं? साइंस कह देते हैं। साइंस को आगे डिफरेंट ब्रांचेज में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इस तरह से डिफरेंट ब्रांचेज के अंदर डिवाइड करते हैं, ताकि हम लोग उस लिहाज से सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर सकें और समझना आसान हो सके और एक ही सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन करके इन चीज़ों को समझ सकें आसानी से। सबसे पहले आ जाता है जी बायोलॉजी क्या चीज़ है। बायो 2 लफ्जों से मिलकर बना है। बायो का मतलब क्या चीज़ होता है बेटा? बायो का मतलब है लाइफ, ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ।
सिंपल तरीन डेफिनेशन, इससे सिंपल और कोई भी नहीं हो सकती। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ और स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी किसी भी ऐसे बंदे के सामने आप बता देंगे कि जानदारों की स्टडी को हम बायोलॉजी का नाम देते हैं, तो इससे सिंपल और कोई डेफिनेशन हो ही नहीं सकती। और ये ग्रीक वर्ड है, ये भी एमसीक्यूज आ सकता होता है कि बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। बायोस मीन लाइफ, लोगोस मीन स्टडी। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी हेल्थ, फूड, इन्वायरमेंट के बारे में सारी की सारी स्टडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनसे रेलिवेंट जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सब की स्टडी को हम लोग क्या कह देते हैं, बायोलॉजी का नाम दे देते होते हैं। अब यहां से थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि लाइफ का इधर मिसिंग है कि व्हाट इज लाइफ। अब कई बार हम इंटरव्यू लेने जाते हैं बच्चों के, इवन CTI इसके इंटरव्यू लेने जाते हैं, या कहीं ये जो PPSC वगैरह के इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम की, जब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें पूछते हैं व्हाट इज लाइफ। तो बच्चों को लाइफ का ही नहीं पता होता लाइफ क्या चीज है। लाइफ ऐसी खसूसियात का नाम है जो हमें बेजान चीजों से अलग करती है। लाइफ इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर दैट सेपरेट अस फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। खास तौर पर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है रिप्रोड्यूस नहीं करते। हम ग्रो करते हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, हम खाना खाते हैं, हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म मौजूद होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम सेल्स से बने होते हैं। तो हर वो चीज़ जो सेल से बनी हुई हो, रिस्पॉन्ड करे, हेरिडिटी उसके अंदर मौजूद हो, रिप्रोड्यूस करे, अपने जैसे बच्चे पैदा कर सके, तो तमाम ये कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कह देते हैं, लाइफ। और इन लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी को क्या कह देते हैं, बायोलॉजी का नाम दे देते होते हैं। तो बायोलॉजी ऐसे सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो हमें बेजान चीज़ों से अलग करते हैं। सांस लेना, ठीक है, रिस्पॉन्ड करना, खाना खाना, ग्रो करना, ये सारे के सारे लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इन्हीं की स्टडी को हम क्या कह देते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। आगे बेटा अगर देखें तो बायोलॉजी को हम 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है ज़ूलॉजी, दूसरे नंबर पर है बॉटनी और तीसरे नंबर पर है माइक्रोबायोलॉजी। जैसा कि मैं ज़ूलॉजिस्ट हूं, ठीक है, मेरी बेसिक एजुकेशन ज़ूलॉजी में है, तो जो लोग एनिमल्स की स्टडी करते हैं, एनिमल्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन, उनकी डाइवर्सिटी, उनके बिहेवियर, इनकी स्टडी करते हैं, उनको क्या कह देते हैं, ज़ूलॉजिस्ट। और इसकी स्टडी को क्या कह देते हैं, ज़ूलॉजी। बॉटनी, प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी कहा जाता है। प्लांट्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, इंटरेक्शन विद इन एनवायरनमेंट अगर स्टडी करें तो वो क्या आ जाएगी, बॉटनी। और ज़ूलॉजी क्या आ जाएगी, एनिमल्स की स्टडी और उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एनिमल का और उनकी डाइवर्सिटी की स्टडी को क्या कह देंगे, ज़ूलॉजी कह देंगे। आगे आ जाता है जी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब वैसे ही आप लोगों को समझ आता है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो स्मॉल क्रिएचर की स्टडी, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज द बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक फंजाई को क्या कह देते हैं, जितने भी छोटे जानदार हैं जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़े, और इनकी स्टडी को क्या कह देते हैं आप लोग, माइक्रोबायोलॉजी का कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर, फंक्शन, इनकी रिप्रोडक्शन और इनसे फैलने वाली जितनी भी बीमारियां और इनसे रेलिवेंट जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनकी स्टडी को क्या कह देते हैं आप लोग, माइक्रोबायोलॉजी का नाम दे देते हैं। इसके अलावा ब्रांचेस इसकी डिफरेंट है बायोलॉजी की, वो स्टडी करेंगे जो कि डेफिनेशंस है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आती हैं और इनमें से एमसीक्यूज भी बन जाता है, तो गौर से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाती जी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो का मतलब क्या होता है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। अगर मीनिंग आपको आता है ना तो आप लोग डेफिनेशन आराम से तैयार कर सकते हैं। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर of living organism. Form and structure of living organism is called as morphology. ठीक है, इसमें जर्नल, एक्सटर्नल अपीयरेंस, शेप, कलर, पैटर्न, ये सारी की सारी चीजें स्टडी की जाती हैं किसके अंदर, मॉर्फोलॉजी के अंदर। स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मॉर्फोलॉजी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्टडी की जाती है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल सेल्स की स्टडी की जाती है, और इंटरनल मॉर्फोलॉजी के अंदर ही फिर उसी का ही दूसरा नाम दे देते होते हैं एनाटॉमी का। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, जो इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स की जो स्टडी होती है, पार्टिकुलरली ह्यूमन, यानी कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है,
या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है, बैरूनी स्ट्रक्चर्स। और उसके बाद अंदरूनी हिस्सों का अगर मुतालिया करें, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करें, तो हम इसको क्या कह देते हैं बेटा, एनाटॉमी का नाम दे देते होते हैं, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे एक और ब्रांच आ जाती है बेटा, इसमें क्या आ जाता है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी लफ्ज जहां पर भी समझ आए फिजियोलॉजी लफ्ज आता है तो इसका क्या मतलब होता है, फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस का मुतालिया करना क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसमें क्या आ जाता है फिजियोलॉजी के अंदर, जैसा कि हार्ट है क्या करता है, पंप करता है ब्लड को। स्टमक क्या करता है जी, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है, ठीक है। इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन है, डाइजेशन ऑफ फूड करती है। अब स्टोमक है, अब कई बार ये मिसकंसेप्शन होती है कि ये सारी फूड को क्या कहते हैं जी, डाइजेस्ट करता है, नहीं, ये सिर्फ प्रोटीन के पार्ट को डाइजेस्ट कर रहा होता है। तो इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के फंक्शंस की अगर स्टडी की जाए तो इसको फिजियोलॉजी का नाम दे दिया जाता है। आगे आ जाता है बेटा हिस्टोलॉजी। हिस्टो जहां भी लफ्ज आए तो हिस्टो का मतलब क्या होता है, टिश्यूज, स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज की स्टडी क्या कहलाती है, जो कि माइक्रोस्कोप के जरिए हम एग्जामिन करते हैं, कोई भी डिजीज हो रही है टिश्यूज के अंदर, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गन करनी है, उसके फंक्शंस की स्टडी करनी है टिश्यूज के, तो ये सारी की सारी टिश्यूज की जो स्टडी होती है उसको आप लोग क्या कह देते हैं, हिस्टोलॉजी का नाम दे देते हैं। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी, अब ये लफ्ज दो अल्फाज यानी कि इसके लिए यूज किए जाते हैं, नंबर एक सेल बायोलॉजी और दूसरा साइटोलॉजी। साइटो का मतलब भी सेल होता है और वैसे सेल बायोलॉजी है वो सेल के लाइफ की स्टडी, यानी स्टडी ऑफ सेल्स, स्टडी ऑफ सेल्स। अब सेल्स की लाइफ की स्टडी करनी है तो सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल का फंक्शन क्या है, सेल की शेप कैसी है, सेल डिवाइड कैसे करता है। हमने किसी भी बंदे की स्टडी करनी है तो हम क्या कहते हैं, किसी पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो क्या कहती है कि बंदे का नाम क्या है, बंदे का खानदान कौन सा है, बंदा रहता कहां पर, काम क्या करता है, यही है ना स्टडी। इसी तरह से सेल्स की स्टडी के अंदर सेल करते क्या है, सेल की शेप क्या है, सेल का लोकेशन क्या है, सेल फंक्शन कैसे करता है, सेल के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इन तमाम चीजों की स्टडी क्या कहलाती है, सेल बायोलॉजी कहलाती है। इसके अंदर सेल डिवीजन और तमाम चीजें बाकी की सारी स्टडी की जाती हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं और सेल बायोलॉजी के अंदर ही ये आते हैं। आगे बेटा आ जाता है जी मोलेकुलर बायोलॉजी, डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ऐसे मॉलिक्यूल जो के बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनकी मोलेकुलर लेवल पर जाके अगर हम स्टडी करें, मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी द फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस, जितने भी बेसिक प्रोसेसेस हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, उसके बाद मोलेकुलर बायोलॉजी के अंदर ये जो जनरल स्ट्रक्चर्स हैं, ये सेंट्रल डोगमा, ये सारे का सारा मोलेकुलर बायोलॉजी के अंदर आता है। सेंट्रल डोगमा का लफ्ज यूज कर रहे हो, 9th क्लास के बच्चों के लिए डिफरेंट होगा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, यानी डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, ये भी तमाम प्रोसेसेस मोलेकुलर बायोलॉजी के अंदर स्टडी किए जाते हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे आ जाता है जी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या चीज होता है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग से, फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है, स्पर्म और एग मिलते हैं तो क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट को फर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं। फर्टिलाइज्ड एग से डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते गुजरते पूरा बेबी बनने तक जो चेंजेस आती हैं उसको क्या कह देते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। और इसमें बर्थ डिफेक्ट्स, बर्थ से रेलिवेंट जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, स्टडी ऑफ प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, और इसके अंदर टिश्यूज, ऑर्गन फॉर्मेशन, बर्थ डिफेक्ट्स और मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो कि इनसे रेलिवेंट होती हैं, बर्थ से रेलिवेंट, वो सारी की सारी इसके अंदर स्टडी की जाती हैं। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या चीज है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि
पेरेंट्स से बच्चों तक जो करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं, इनकी इनहेरिटेंस को स्टडी करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। जेनेटिक्स के अंदर जेनेटिक डिजीजेज, उसके बाद जीन्स, उनका स्ट्रक्चर और करेक्टरिस्टिक्स जिस तरह से एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर होते हैं, ये सारे के सारे जेनेटिक्स के अंदर चीजें हम स्टडी करते हैं। आगे आ जाता है बेटा एक और ब्रांच, वो कौन सी है जी? पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी क्या होती है? वो ब्रांच जिसमें स्टडी, पैलियो का लफ्ज जहां भी आया तो इसका क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ फोसल्स। अब फोसल क्या होते हैं? फोसल की डेफिनेशन इधर लिखी हुई है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। डेड रिमेन्स, जो कि जानदार मर जाते हैं, उनके जो बाकियात बच जाते हैं, जमीन तले दब जाते हैं और कई सालों बाद वो निकाल के स्टडी किए जाए तो उनको क्या कह देते हैं? फोसिल्स कहते हैं। रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर प्रिजर्व्ड इन द रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। द ओल्डेस्ट नोन फोसल, सबसे पुराना फोसल, अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, सबसे पुराना फोसल जो अब तक मिला है वो साइनोबैक्टीरियम का मिला हुआ है, जो कि 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, फोसिल्स की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? पैलियोंटोलॉजी कहलाती है। इसके जरिए हम पुराने जानदार जैसा कि डायनासोर्स वगैरह या जॉइंट रिप्टाइल जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले जमीन पर मौजूद थे, उनकी स्टडी कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं जी टेक्सोनोमी। दो लफ्जों से मिलकर बना। टेक्सा का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, नोमी का मतलब होता है नेमिंग, जानदारों के ग्रोहबंदी करना और उनको साइंटिफिक नेम देना, यानी नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। ये आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पर जानदारों के छोटे बड़े ग्रोह बनाना क्या कहलाते हैं? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद उनको साइंटिफिक नेम देना, ये सारे का सारा क्या कहलाता है? नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी के बाद आगे हम लोग क्या स्टडी करेंगे? इकोलॉजी। इको का मतलब होता है एनवायरमेंट, बेटालॉजी मीन स्टडी ऑफ एनवायरमेंट और इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरमेंट। जानदारों का अपने एनवायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है? एनवायरमेंट होता क्या है? द फिजिकल सराउंडिंग अंडर विच द ऑर्गेनिज्म लिव। हमारे इर्द गिर्द हर वो चीज जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो हमारा एनवायरमेंट है। ठीक है, तो द फिजिकल सराउंडिंग अंडर विच द ऑर्गेनिज्म लिव और एनवायरमेंट और इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरमेंट, इसको हम क्या कह देते हैं? इकोलॉजी का नाम दे देते होते हैं। आगे मेरीन बायोलॉजी, जो कि स्टडी ऑफ मेरीन लाइफ, सीज और ओशन के अंदर जो जो जानदार मौजूद हैं, ओशंस के अंदर और सीज के अंदर जो मौजूद होती है बायोडाइवर्सिटी, नई स्पीशीज जो जानदार मौजूद हैं, उन तमाम को बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरीन को स्टडी किया जाए तो उसको मेरीन बायोलॉजी का नाम दे देते होते हैं। ये पैथोलॉजी पहले नहीं होता था, ना 9th में ना फर्स्ट ईयर में, तो ये नई टर्म है। पैथो का मतलब जहां भी लफ्ज आए तो उसका मतलब होता है डिजीज। स्टडी ऑफ कॉज, ओरिजिन एंड नेचर ऑफ डिजीज। डिजीज क्यों होती है, किस वजह से होती है, फैलती कैसे है और उसका क्योर कैसे किया जाता है, इसको हम पैथोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, ये सारी की सारी चीजें किस में स्टडी की जाती हैं? पैथोलॉजी के अंदर। इम्यूनोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यूनोलॉजी क्या चीज होती है? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है? जो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, जैसा कि व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? जो फौरन जो इंट्रूडर्स, जितने भी जरासीम है फौरन, जो कि हमारी बॉडी का पार्ट नहीं होते, बाहर से आते हैं, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना के उनको किल करता है। ठीक है, ये हमारा इम्यून सिस्टम है जो हमें बीमारियों से बचाता है। और इम्यून सिस्टम की स्टडी को क्या कह देते हैं? इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इसमें डिजीजेज और उसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है, वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, तो ये सारे का सारा इम्यूनोलॉजी के अंदर चीजें स्टडी की जाती है। आगे आ जाते हैं जी फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी ये पूरी की पूरी एक चैप्टर मौजूद था पुरानी 10th क्लास के अंदर। फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 होता था, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। जितनी भी दवाइयां बनती कैसे, उनके फॉर्मेशन क्या होती है, उनकी केमिकल नेचर क्या होती है और उनका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इसको क्या कह देते हैं? इसमें एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया वगैरह को किल करती है, तमाम दवाइयों के बारे में जो इल्म है उसको क्या कह देते हैं हम लोग? फार्माकोलॉजी का नाम दे देते होते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी ब्रांचेज होती हैं। कुछ
अदर ब्रांचेस के साथ मिला के स्टडी की जाती हैं, अदर डिसिप्लिन के साथ। जैसा कि बायो और केमिस्ट्री को मिलाया जाए तो बायोकेमिस्ट्री बनता है। बायोकेमिस्ट्री क्या चीज होता है? स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जितना मेटाबॉलिज्म होता है उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये और जितना भी ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स टूट कर डिफरेंट कंपोनेंट्स जो बनाते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होती है, तमाम ये केमिकल स्ट्रक्चर्स और केमिकल प्रोसेसेस की स्टडी क्या कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। और ये एक अलग से डिसिप्लिन है, इसके अंदर पूरी एक पीएचडी होती है, अलग डिपार्टमेंट मौजूद है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर बायो केमिस्ट्री से रिलेटेड। बायो को फिजिक्स के साथ मिला के स्टडी किया जाए, डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स व्हिच अप्लाई ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। फिजिक्स के प्रोसेसेस को, प्रिंसिपल्स को स्टडी किया जाए बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के ऊपर जो अप्लाई होते हैं। जैसा कि ये रूल ऑफ लीवर है जो कि हमारी बॉडी के मसल्स की और बोन्स की और जॉइंट्स की मूवमेंट के ऊपर इन्वॉल्व हो रहता है, ये क्या कहलाता है जी? बायोफिजिक्स। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी लेटेस्ट ब्रांच है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जिसके अंदर मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिदम्स और कंप्यूटर सिमुलेशंस है, ये यूज की जाती हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स को समझने के लिए, जिसके अंदर बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज किया जाता है, उसको सीक्वेंस किया जाता है, अमीनो एसिड्स को, प्रोटीन को, जीन सीक्वेंसिंग वगैरह, ये सारी की सारी स्टडी किसमें की जाती है? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर। आगे आ जाती जी बेटा बायो जियोग्राफी। बायो का मतलब होता है लाइफ, जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, distribution of living organism in the different parts of the world, different geographical regions of the world is called as the biogeography। इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक ज़ूजियोग्राफी, एक फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी में प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी की जाती है, ज़ूजियोग्राफी के अंदर एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टडी की जाती है। अब बायो को स्टैट के साथ मिलाकर स्टडी किया जाए, इसको बायोस्टैटिक्स कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसके अंदर जितना भी रिसर्च का डाटा है वो एनालाइज करते हैं हम लोग, वो बायोस्टैटिक्स के जरिए होता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और इंटरप्रेट द डाटा रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बायोस्टैट में स्टडी किया जाता है। जितनी भी बायोलॉजिकल रिसर्च है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है या पब्लिक हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर जो रिसर्च की जाती है, डाटा एनालाइज किया जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी दी जाती है, तो वो बायोस्टैटिशियंस जो होते हैं वो देते हैं इसकी इंफॉर्मेशन। आगे आ जाती है, ये भी लेटेस्ट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, जो कि यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द मेकिंग द बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स फॉर द ह्यूमन्स। इंसान के फायदे के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाना क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी। जैसा कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट बैक्टीरिया से डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, इंसुलिन वगैरह प्रोड्यूस करवाते हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट, शुगर के मरीजों के इलाज के लिए यूज हो रही होती थी। ये क्या चीज है? इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज। तो ये 9th क्लास के बच्चों को एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता होता है और शॉर्ट क्वेश्चंस भी, इनमें से कोई भी डेफिनेशन है वो आ जाती होती है। और लास्ट ब्रांच आ गई, वो कौन सी है जी? बायो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक्स के लिहाज से कि कॉस्ट और प्रॉफिट इन जानदारों को पालने से क्या हमें हासिल हो रहा है। जैसा कि डेयरी फार्म्स बनाते हैं, क्रॉप्स हम लगाते हैं, उसमें हमारा फायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, इन चीज़ों को कैलकुलेट करना क्या कहलाता है जी? बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ये थी जी जनरल ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो कि हम लोगों ने स्टडी की। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे डिफरेंट कैरियर्स कि एफएससी करने के बाद हम, एफएससी बायोलॉजी करने के बाद हम कौन कौन से कैरियर्स हैं जो कि बायोलॉजी, एफएससी बायोलॉजी प्री मेडिकल करने के बाद हम लोग उनमें जा सकते हैं। सबसे पहला बेटा कैरियर कौन सा है? मेडिसिन एंड सर्जरी। ये कौन सा होता है? एमबीबीएस डॉक्टर बनना, मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। ये दिस प्रोफेशन ऑफ द मेडिसिन डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, और सर्जरी के अंदर डिफेक्टिव पार्ट्स को रिमूव करके, रिपेयर्ड पार्ट को रिमूव करके ऐड कर दिया जाता है। और 5 ईयर की ये डिग्री है जिसको मेडिसिन, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी एमबीबीएस कहा जाता है। ये आप एफएससी के अंदर अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप एमबीबीएस डॉक्टर है वो बन सकते हैं। आगे डेंटिस्ट्री, डेंटिस्ट्री ये बीडीएस जो ये डेंटिस्ट बनते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी है। ये 4 ईयर का
बल्कि इधर 4 ईयर लिखा हुआ है, अब तो ये भी 5 ईयर का कोर्स करवाया जाता है। इसके अंदर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल डिजीजेज है, ये की जाती है। ये भी आप लोग एमबीबीएस के बाद अगर सेकंड ऑप्शन होता है तो वो डेंटिस्ट का होता है। तीसरे नंबर पर फार्माकोलॉजी, कि आप क्या करें कि एफएससी के बाद बीएस या डी फार्मेसी के अंदर, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के अंदर आप लोग जा सकते हैं, और इसके अंदर 5 ईयर की ये डिग्री होती है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की बनती है। इसके बाद आप लोग फार्मेसी ये मेडिसिन वगैरह बनाने की कंपनीज या अपनी कंपनी आप है वो बना सकते हैं। उसके बाद फिजियोथेरापी, ये आजकल बड़ी कॉमन है कि बाहर के कंट्रीज के अंदर तो बहुत कॉमन है, पाकिस्तान के अंदर अभी इतना स्कोप नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता ये आ जाएगा कि मेडिसिन के बगैर जो इलाज किया जाता है एक्सरसाइजेस के जरिए, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी। ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी, ये इसके अंदर फिजियोथेरापिस्ट की पूरी डिग्री दी जाती है, जिसको क्या कह देते हैं, डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी के। ये भी आप लोग एफएससी के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। आगे फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, जो कि आप लोग बीएस या मास्टर्स अगर आपने जूलॉजी किया हुआ है तो उसके बाद आप फिशरीज या वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट है ये ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ये आप बीएस एग्रीकल्चर की 4 साल डिग्री करके एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, ये एनिमल ब्रीडिंग और लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट के बारे में, ये भी एफएससी के बाद आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर है, कल्टीवेट द हॉर्टिकल्चर में क्या किया जाता है जी, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स और फ्लावर वगैरह, ये और ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह ये पाले जाते हैं, और ये इसके अंदर भी बीएस इन हॉर्टिकल्चर है वो चाहिए होती है। उसके बाद आ जाते हैं फॉरेस्ट्री, अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो बीएस 4 ईयर की डिग्री है फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की, वो करके आप लोग फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। और फार्मिंग क्या चीज़ होता है जी, आप किस डिफरेंट तरह के एनिमल फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स और क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए डिफरेंट फार्म्स है वो बना सकते हैं। बीएस एग्रीकल्चर अगर आप कर लें तो एग्रीकल्चर के बाद आप फार्मिंग की प्रोफेशनल डिग्री लेके तो किसी भी जगह पर फार्मिंग डिपार्टमेंट है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 5वें नंबर पर बायोटेक्नोलॉजिस्ट, जो बीएस बायोटेक्नोलॉजी है, या आप लोग किसी भी बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर बीएस करके बाद में स्पेशलाइजेशन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर करके इनको ज्वाइन कर सकते हैं। आगे फोरेंसिक्स है, फोरेंसिक साइंटिस्ट क्या करते हैं, ये जितने भी फिजिकल एविडेंसेस होते हैं जहां पर क्राइम होता है या डीएनए एनालिसिस करना होता है, डीएनए चेक करना होता है, तो ये सारे के सारे फोरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं। तो ये भी बीएस फोरेंसिक साइंस बाकायदा तौर पर डिफरेंट कंट्रीज के अंदर भी और इवन पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट इदारों के अंदर ये डिग्री दी जा रही है। तो ये सिर्फ 12 प्रोफेशन लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी आप काफी सारे प्रोफेशंस हैं जो कि ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग डिग्री इन बायोलॉजी। और ये उसमें से वेटनरी मेडिसिन की एक डिग्री है जो कि मेजर जॉब है, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट बन सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, उसके बाद जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं, न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट बन सकते हैं, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये जितनी भी ये जो मशीनें वगैरह इक्विपमेंट वगैरह बनते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं तो ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में ये कर सकते हैं। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये लेटेस्ट ब्रांच है जिसमें एनालाइज किया जाता है बायोलॉजिकल डाटा थ्रू यूजिंग द कंप्यूटेशनल टूल्स। तो ये आप लोग डिफरेंट क्या चीज है, शोबा जात है, कैरियर्स हैं जो कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप लोग ज्वाइन कर सकते होते हैं। आगे आ जाता है जी कुरानिक इंस्ट्रक्शंस, अगर देखी जाए तो कुरान के अंदर भी बायोलॉजी पढ़ने का जिक्र बहुत ज्यादा है। आजकल तो ये डिफरेंट लोग फतवे दे देते हैं जी बायोलॉजी पढ़ना हराम है, हालांकि कुरान मजीद के अंदर ही बताया गया है कि हमने हर चीज को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पानी से पैदा किया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और नेचर को स्टडी करो, बार बार स्टडी करें, दुनिया को बार बार स्टडी करें, इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। तो ये दुनिया को स्टडी करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, ये तिब के बारे में स्टडी करना, ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें पढ़नी चाहिए, ना कि इसको हम फतवे जारी करके इसको नेगेटिविटी की तरफ लेते जाएं। तो ये डिफरेंट कुरानिक आयात हैं, आप लोग ये देख सकते हैं, वी मेड द मैन फ्रॉम द क्ले लाइक द पोर्टर, ये आगे, और उसके बाद हमने इंसान को एक खून के लोथड़े से पैदा किया, और ये सारी की सारी आयात हैं, आप लोग ये उनका तर्जमा है ये याद कर लें। ये 9th क्लास के बच्चों को एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है कि 2 आयात कोई भी कुरान मजीद की लिखें जो कि बायोलॉजी से रेलिवेंट हो, तो उनका तर्जमा लिखना होता है। तो ये आपको कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, बाकी MCQs वगैरह इसमें से नहीं बनते। आगे आ जाता है जी साइंस एज ए कोलैबोरेटिव फील्ड। साइंस, अब ये बायोलॉजी, ये साइंस के स्टार्ट में लिखना चाहिए था
कि या बायोलॉजी एज ए कोलैबोरेटिव फील्ड लिखनी चाहिए थी। साइंस एज ए कोलैबोरेटिव फील्ड के साइंस की जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं वो आपस में मिलकर कामकारी होती हैं। कभी भी अकेला बायोलॉजी पढ़ने वाला बंदा है वो कुछ नहीं कर सकता रिसर्च के अंदर, अकेला मैथ पढ़ने वाला बंदा कुछ नहीं कर सकता, फिजिक्स पढ़ने वाला कुछ नहीं कर सकता। सारे मिल के कोलैबोरेट करके ये डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं वो काम करते हैं। जैसा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया गया था, इंसान का इंटायर जीनोम पूरा डीएनए को सीक्वेंस करना था, जो कि 1990 के करीब शुरू हुआ था और 2003 में कंप्लीट हुआ था। इसमें रिसर्चर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, जो कि मोलेकुलर बायोलॉजी के हैं, जेनेटिक्स के हैं, इंफॉर्मेटिक्स के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, इन सब ने मिलकर काम किया था इसके अंदर। क्लाइमेट चेंज की जो रिसर्च है इसमें इकोलॉजिस्ट हैं, इकोनॉमिक्स वाले हैं, सोशियो बायोलॉजिस्ट हैं, ये सारे के सारे मिलकर काम कर रहे होते हैं। ये एग्जांपल्स दी हुई हैं कि डिफरेंट बायोलॉजी डिफरेंट जो ब्रांचेज हैं उनके साथ मिलकर भी काम करती है। आगे मेडिकल रिसर्च जितनी भी है वो भी इंटरडिसिप्लिनरी कोऑपरेशन है। जैसा कि कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व द ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि कैंसर की स्टडी करते हैं, बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, इसमें जेनेटिक्स के लोग काम करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के काम करते हैं, और स्टैटिशियंस हैं, ये सारे के सारे बायोमेडिकल रिसर्च के अंदर काम कर रहे होते हैं। ये एक लेटेस्ट ब्रांच जो कि आज चल रही है, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके ऊपर दुनिया आजकल घूम रही है। ठीक है, ये अब नई डिस्कवरी जो चली है ये दुनिया को चेंज करके रख देगी। इसके अंदर भी डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग वाले, ऑटोनोमस व्हीकल्स, रोबोटिक सिस्टम्स, ये सारे के सारे मैथमेटिशियंस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स, उसके बाद न्यूरो साइंस के, साइकोलॉजी के, ये सारे के सारे लोग हैं, ये मिलकर काम कर रहे हैं रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। इसी तरह से स्पेस साइंसेज है, जैसा कि नासा है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये सारे के सारे मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें एस्ट्रोफिजिक्स के, प्लानिटरी साइंस के लोग, इंजीनियरिंग के लोग, बायोलॉजी के लोग, मेडिकल साइंस के लोग, ये सारे के सारे मिलकर काम करते हैं स्पेस को एक्सप्लोर करने के अंदर। तो इस तरह से अगर कहा जाए साइंस या बायोलॉजी ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लोग मिलकर काम करते हैं। जैसा कि हमारी बॉडी है, अकेला हमारा अगर स्टोमक लगा दिया जाए कोई काम करेगा नहीं करेगा, अकेली हड्डियां लगा दी जाए नहीं काम करेंगी, अकेला हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है नहीं काम करेगा, सारे सिस्टम्स मिलते हैं तो इंसान काम करता है। इसी तरह से साइंस की डिफरेंट ब्रांचेज हैं, सारी मिलती हैं तो इकट्ठी काम करती हैं, तो ये साइंस के अंदर डिफरेंट डिस्कवरीज होती हैं और ये काम आगे चलता रहता है। तो ये था एक जर्नल चैप्टर का इंट्रोडक्शन। हाफ चैप्टर इसके अंदर हम लोगों ने कवर किया, जिसके अंदर बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, लाइफ का इंट्रोडक्शन, बेसिक जो फील्ड्स हैं बायोलॉजी की वो कैरियर कौन कौन से अडॉप्ट कर सकते हैं और डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी हैं वो हमने स्टडी की हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं, कोई एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो मैंने बता दिया कि इनके मीनिंग्स हैं वो एमसीक्यूज बन सकते हैं। इनको अगर गौर से सुन लेंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बाकी एक बार रीड आउट कर लेंगे तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें हैं ये आप लोगों को तैयार हो जाएंगी। तो ये चैप्टर हुआ फिनिश। कोई भी लेक्चरर बायोलॉजी के, एसएसटी बायोलॉजी के, लेक्चरर ज़ूलॉजी के, टीजीटी बायोलॉजी या कोई भी बायोलॉजी से रेलिवेंट जॉब्स आती हैं उनके लिए ये लेक्चर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और 9th क्लास के और फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एनएमडी कैट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है। इंशाल्लाह सारे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश, ये तमाम सब्जेक्ट्स की हम लेक्चर सीरीज़ है वो अपलोड करेंगे। इसलिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए और अपने जो फेलोज हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि सब एस्पायरेंट्स का फ़ायदा हो सके। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।